तो आखिरकार ये ड्यूक ऑफ फेरेरा था कौन जिसने अपनी वाइफ का, यंग वाइफ का मर्डर कर दिया था? क्यों किया था, कैसे किया था, क्या मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस थे, जानते हैं अपनी आज की पोम में, दैट इज माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस में जानेंगे हम कि कैसे ड्यूक ऑफ फेरेरा ने, जो कि एक हिस्टोरिकल फिगर है, उसने कैसे मर्डर किया था अपनी वाइफ का और क्या रीजन था। सो माई लास्ट डचेस ये पब्लिश्ड हुई थी, इट वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुई थी 1842 में, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, ठीक है, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे? ही वॉज अ विक्टोरियन पोएट, ये एक विक्टोरियन पोएट थे। ये बेस्ड है पूरी स्टोरी, जो इसके अंदर माई लास्ट डचेस में जो पोम है, ये बेस्ड है पूरी पोम ऑन द हिस्टोरिकल फिगर, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फिगर। एक हिस्टोरिकल फिगर है जिनका नाम है ड्यूक ऑफ फेरेरा। दैट इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे एक विक्टोरियन पोएट थे और विक्टोरियन एरा से वो बिलोंग करते थे। एंड ये जो उन्होंने पोम लिखी है माई लास्ट डचेस, ये बेस्ड है एक हिस्टोरिकल पर्सन पे। उस पर्सन का नाम है, राजा था वो कहाँ का, फेरेरा प्लेस का। एंड ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ही वॉज डेडली फेमस फॉर, बहुत ज़्यादा फेमस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इनका मोस्ट एमिनेंट वर्क्स थे, जो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिखे गए थे। इनके मोस्ट ग्रेटेस्ट जो वर्क्स थे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे गए थे। तो इनका उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस वर्क है ये, और बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क काउंट होता है, दैट इज माई लास्ट डचेस। सो माई लास्ट डचेस इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, और माई लास्ट डचेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे सेवरल थीम्स थे इस पोम के, इस पोम के सेवरल थीम्स थे, जैसे कि मेन जो थीम है वो तो लव एंड डेथ ही है, कि प्यार और डेथ, ये मेन थीम है। बट जो सेवरल छोटे छोटे थीम्स अगर हम काउंट करें तो इसके कैसे थीम्स थे, तो इसके थीम्स थे पावर, प्राइड घमंड, अपनी मैरिज, जेलसी एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन, कैसे औरतों को दबाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है उनका, वो भी इसमें जिक्र है। इसकी सेटिंग थी रिनेसा के इटली प्लेस में, मतलब रिनेसा टाइम पीरियड चल रहा था उस समय, इटली की प्लेस थी। और इटली में कौन सी जगह थी? फेरारा जगह। ये प्लेस कौन सी है सेटिंग की? इसकी सेटिंग थी रिनेसा टाइम पीरियड में, ठीक है, रिनेसा टाइम पीरियड में इटली में, ठीक है, कौन सी जगह में? फेरारा जगह में। इटली की फेरारो जगह में ये सेटिंग है पूरी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो क्या कहते हैं, मेन इसमें ये शो करता है पोम क्या, पेट्रार्कल सोसाइटी को शो करता है ये पोम। ये दिस पोम इज बेस्ड ऑन द पेट्रार्कल सोसाइटी। क्यों पेट्रार्कल सोसाइटी? क्योंकि एक औरत का मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, अपनी वाइफ को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बाद भी क्या वो अपने आप को इतना प्राइड, इतना कॉन्फिडेंट, इतना वो फील करता है कि जैसे पता नहीं उसने कितना महान कार्य करा है। तो कितनी पेट्रार्कल, कितनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है कि एक लेडी के साथ ऐसा होने के बाद भी मैन जो है उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, मैन के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी। तो कितनी पेट्रार्कल सोसाइटी थी ये हमें उस समय पता चलता है कि दिस पोम शोज पेट्रार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी की झलक दिखाती है ये पोम।
सो हिज यंग वाइफ डाइड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। इसमें उसकी यंग वाइफ जो है डाइड, यंग वाइफ उसकी डाइड कर देती है, मर जाती है। हिज यंग वाइफ डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब दिस पोम, ये पोम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन कैसे सप्रेस्ड थी, किस तरीके के हालातों से गुजर रही थी। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। तो ये जो पोम है इसकी राइमिंग स्कीम कैसे है, ये इसकी राइमिंग स्कीम राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है ये पोम। सो इट इज़ रिटन इन द राइमिंग कपलेट्स, राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है। दैट इज़ ए बी, दैट इज ए बी बी सी सी। तो राइमिंग कपलेट्स में ये पोम लिखी गई है। ठीक है, सो इट इज रिटन इन द राइमिंग कपलेट्स। तो दिस इज द मेन जिस्ट ऑफ द पोम। ये मैंने आपको मेन आउटलाइन दी है पोम की। अब स्टार्ट करते हैं हम पोम को, चलते हैं पोम की तरफ। ये पोम कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पोम स्टार्ट होती है माय लास्ट डचेस, जब एक ड्यूक, एक राजा जो है विजिटर आया है उसके महल में, और विजिटर को लेके जाता है कहाँ पे, जहाँ उसकी वाइफ की पोर्ट्रेट टंगी होती है। तो विजिटर घर में आता है और वो प्रस्ताव लेके आता है किसकी शादी का, ड्यूक की शादी का। एक और प्रिंसेस का प्रस्ताव लेके आता है ड्यूक के लिए, और जब वो शादी का प्रस्ताव लेके आता है तो वो विजिटर को ले जाता है कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। तो वो तब शुरू होती है यहाँ से हमारी पोम। That's my last duchess painted on the wall। तो ड्यूक अपनी मृत पत्नी का चित्र दिखाते हुए, इशारा करते हुए क्या बोल रहा है कि देखिए दैट्स माई लास्ट डचेस, देखिए वो मेरी लास्ट डचेस है। असली में वो उसकी लास्ट डचेस नहीं है, वो फोटो है उसकी लास्ट डचेस की, पोर्ट्रेट है, देखिए वो मेरी लास्ट डचेस है। और आगे बोलता है लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, वह चित्र सुंदरता से भरा हुआ है, इतनी सुंदरता से भरा हुआ है कि उसको लग रहा है कि लाइफ लाइक पिक्चर है, बिल्कुल लाइफ लाइक, जीवंत पिक्चर है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये जीवंत पिक्चर है। तो इतनी सुंदर उसकी वाइफ को पेंट किया हुआ है, इतना सुंदर वो पिक्चर बनाई हुई है उसकी वाइफ की, जिसने भी बनाई है। बट वो लग रहा है कि जैसे कि वो बाहर निकल के आ जाएगी, इतनी लाइफ लाइक पिक्चर है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो बाहर निकल के आ जाएगी। सो आगे वो कह रहा है आई कॉल दैट अ वंडर नाउ। तो वो ही अलोन कंट्रोल्स, वो कंट्रोल करता है हमेशा कि उसको पर्दे से ढक के रखता है पिक्चर को, कि मतलब वो कंट्रोल करता है कि कौन वो पिक्चर देख सकता है और वो कौन उस पिक्चर को नहीं देख सकता। इससे क्या पता चलता है वो कितना पोजेसिव नेचर का है, कितना घमंडी नेचर का, और कितना ज़्यादा मतलब ऑप्रेस करने वाला शकी किस्म का इंसान है, कि मतलब वो पिक्चर तक नहीं देखने दे रहा, और जबकि वाइफ मर चुकी है तब भी। ठीक है, आई कॉल दैट अ वंडर, मतलब वो कह रहा है कि इट इज़ अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। जिसने भी ये पिक्चर बनाई है ये उसका वंडरफुल, बेहतरीन किस्म का वर्क है उस इंसान का। अब उस इंसान का वो नाम बताएगा। फ्रा पेंडोव्स हैंड्स वर्कड बिजीली, किसने बनाई ये पिक्चर, सो द फेमस पेंटर फ्रा पेंडोल्फ। वो बता रहा है कि एक फेमस, जो सबसे इटली का फेमस पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ, उस समय का फेमस पेंटर, उसने ये बनाई है। एंड ही स्पेंट बिजीली अ डे, मतलब ही स्पेंट अ होल डे पेंटिंग इट, एंड द पोर्ट्रेट नाउ स्टैंड्स, एंड द पोर्ट्रेट नाउ स्टैंड्स अ लाइफ लाइक इमेज ऑफ द डचेस। अब पोर्ट्रेट जो है इतना सुंदर लिखता है जैसे कि लाइफ लाइक पिक्चर हो, इमेज हो किसकी, डचेस की। तो फ्रा पेंडोव्स के हैंड्स जो हैं उसने क्या क्या पूरा दिन लगा दिया। इट वर्कड होल डे टू पेंट द पिक्चर, उसने पूरा दिन लगा दिया था इस पिक्चर को बनाने में। ठीक है, एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखिए वहाँ कितना सुंदर उसने अपना करिश्मा कर दिया, पूरा दिन लगा के उसने क्या कारीगरी की है, कितनी लाइफ लाइक पिक्चर उसने बनाई है किसकी, डचेस की। ठीक है, प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, I said Fra Pendolf. So the Duke politely invites the visitor and asks him to sit down. तो वो politely invite करता है visitor को और बोलता है आराम से sit down करो, आराम से इस पिक्चर को देखो, तुम्हारे दिल है तो आराम से इस पिक्चर को देखो, and admire the portrait, और उसको admire करो। You can admire it, तुम उसको admire कर सकते हो पोर्ट्रेट को। ठीक है, विजिटर को वो कहता है। आगे जानते हैं क्या कहता है वो।
I said Fra Pandolf by design, for never read the strangers like you that pictured countenance. So I said Fra Pandolf, मतलब वो कह रहा है कि मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें कि ये फ्रा पेंडोल्फ का डिजाइन है, ये फ्रा पेंडोल्फ ने ये ये पूरी पोर्ट्रेट बनाई है. सो ही डेलिब्रेटली जानबूझ के दोबारा से वो फ्रा पेंडोल्फ का नाम लेता है. क्यों? क्योंकि वो उस टाइम का फेमस इटली का जो भी इंसान, जो भी लोग बाहर से विजिट करते थे, जिसको भी वो ये पेंटिंग दिखाता था, वो जरूर पूछते थे कि किसने बनाई है, किसने बनाई है. इसलिए जानबूझ के वो पहले ही बता दे रहा है दैट बिकॉज पीपल आस्क अबाउट द पेंटिंग. लोग उसकी पेंटिंग के बारे में पूछते थे, तो हर व्यक्ति जो है इस चित्र को देखकर उसके बारे में प्रश्न पूछता था. तो इसलिए उसने पहले ही बता दिया कि ये पेंटिंग जो है फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है. ठीक है. एंड फॉर नेवर रीड strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance. So strangers यानी कि जो बाहर से आगंतुक आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो नहीं समझ सकते इस पिक्चर की गहराई को. क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जो रानी है उसकी आंखों में दिखने वाला जो गहरे भावना है, और जो उसकी आंखों में देखने वाली भाव है, और जो सच्चाई है, वो उसको हर कोई ग्लैंस, मतलब नजरों में जो सच्चाई है, जो भाव है, वो हर एक नहीं समझ सकता. एवरीवन कांट रीड द डेप्थ जो उसकी आंखों में दिख रही है रानी की, वो कोई हर स्ट्रेंजर नहीं समझ सकता. सो बिकॉज दे आर न्यू पीपल, दे डोंट नो हर, तो वो गहराई उनको नहीं दिख सकती हर एक स्ट्रेंजर को. तो अब देखते हैं इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं. इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है एज, जो है वो सिमिली है. फिगर ऑफ स्पीच एज इफ शी वर अलाइव, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. तो एज और लाइक जहाँ भी आता है सिमिली हो जाता है. ठीक है. देयर शी स्टैंड्स, इधर था ना एक जगह देयर शी स्टैंड्स, तो उसमें क्या है, देयर शी स्टैंड्स में वो बोलते हैं देयर शी स्टैंड्स. पोर्ट्रेट को बोलते हैं देखो वहाँ वो खड़ी है. पोर्ट्रेट खड़ा थोड़ी ना होता है, खड़ी थोड़ी ना होता है, पर्सोनिफाई कर रहा है पोर्ट्रेट को, ऐसा मान रहा है कि वो जीवंत है, वो जिंदा है, तो बोलता है कि वो देखो वो खड़ी है. पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर खड़ी है, तो पिक्चर को बोलता है. उसके बाद राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. इसमें राइमिंग स्कीम क्या है. ए वॉल कॉल, बी हैंड स्टैंड, बी बी सेड रीड. ठीक है. काउंटेनेंस ग्लैंस, डी डी. तो ए बी बी सी सी डी डी. राइमिंग कपलेट्स में राइमिंग की गई है. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ. बट टू माई सेल्फ दे टर्न, यानी कि वो जो विजिटर्स यहाँ विजिट करते हैं वो मुझसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं. किसके बारे में? जो पोर्ट्रेट टंगी है उसके बारे में वो मुझसे कुछ ना कुछ सवाल करना चाहते हैं. द कर्टन आई हैव ड्रॉन टू यू, पर ये जो कर्टन है, ये जो पर्दा मैंने लगाया है, इस पर्दे का पूरा कंट्रोल मेरे पास रहता है. मैं मतलब इस पर्दे को पोर्ट्रेट के आगे लगा रखा है. ठीक है. सो द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, पर मैंने ये पर्दा केवल आपके लिए हटाया. आप विजिट कर रहे हो, आप आए हो यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए ये पर्दा हटाया, वरना मेरी इस पोर्ट्रेट के आगे पर्दा लगा रहता है और मेरे अलावा इसे पर्दे को हटाने की अनुमति किसी को नहीं है. ठीक है. एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डर्स्ट, तो ऐसा लगता है कि मुझसे, जैसे कि जो ये विजिटर्स आए हैं, ऐसा मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे से कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इनके मन में सवाल है. ठीक है. सो लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाती मुझसे पूछने की. हाउ मच अ ग्लैंस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न. तो तुम पहले नहीं हो कि जो इस ग्लैंस के बारे में सवाल पूछ रहे हो. पहले भी बहुत विजिटर्स हैं जो पूछना चाहते हैं अंदर से कि ये जो ग्लांस है किसके बारे में पूछना चाहते हैं. वे जानना चाहते हैं कि डचिस की आंखों में ये जो ग्लैंस, मतलब डचिस की आंखों में ये जो झलक है, ये जो भावनाएं हैं, ये जो भाव है, ये डचिस की आंखों में क्यों है, कैसे हैं. तो वो ये मेरे से सवाल जो है विजिटर्स पूछना चाहते हैं हमेशा. और तुम पहले नहीं हो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू टर्न एंड आस्क. तुम पहले नहीं हो जिसके मन में ये सवाल है, जो इतनी इस तरीके से मुझसे सवाल पूछना चाहता है कि क्यों डचिस की आंखों में ये प्रेम पूर्ण भाव है, ये चीजें नजर आ रही है उसके ग्लैंस के अंदर. तो ये भावों से भरी हुई आंखें उनकी क्यों हैं, ये तुम पहले नहीं हो पूछने वाले. ठीक है. सर, was that not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess cheek. तो सर,
यानी कि कौन कह रहा है? ड्यूक कहते हैं कि डचेस की आंखों में आने वाली ये जो खुशी थी, उसके गालों पे आने वाली ये जो लालिमा थी, सिर्फ अपने पति की प्रेजेंस में नहीं थी, जो भी घर पे आता था वो उससे ऐसी ही प्रेम पूर्ण मुस्कुरा के स्नेहपूर्ण बात करती थी। इन पंक्तियों में ड्यूक जो है अपनी शिकायत रखता है, किसके आगे अपनी शिकायत रखता है? अपनी शिकायत रखता है डचेस के बारे में, कि जो डचेस थी वो हर एक से ऐसे हंस हंस के खिलखिला खिला के बात करती थी, स्नेहपूर्ण उसका विनम्र स्वभाव था हर एक के साथ, जो केवल जो है उसको पसंद नहीं था, किसको? ड्यूक को। तो वो कहता था कि केवल वह उसी के, वो चाहता था कि केवल वह ड्यूक के साथ ही मुस्कुराए, ड्यूक के सामने ही उसके मुंह पे एक लालिमा छाए, और ड्यूक के साथ ही वो विशेष तौर पर ऐसा बिहेवियर जो है वो ड्यूक के सामने ही, ऐसा विशेष बिहेवियर ड्यूक के सामने ही सिर्फ रखे। सो ड्यूक जो था वो चाहता था कि इसका जो ऐसा जो व्यवहार है, लालिमा छाने वाला, प्रेमपूर्ण, ऐसा स्वभाव वो ड्यूक के सामने ही करे सिर्फ, और जो बाकी सब लोग हैं उनके सामने इस तरीके से हंस हंस के प्रेमपूर्ण बात ना करे। ठीक है। सो हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, तो ये जो उसकी लालिमा थी उसकी हस्बैंड के प्रेजेंस में नहीं थी, ये उसकी लालिमा जो थी, जो सब आते थे तब सबके सामने थी। Perhaps फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, सो फ्रा पेंडोल्फ को ये चांस मिला क्या कहने का? क्या कहने का? हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट, कि जो लेडी क्या चोगा है, जो लेडी की वो है वस्त्र है, वो जो है क्या करते हैं, वस्त्र जो है उसकी रिस्ट को पूरी तरह कवर करते हैं। सो ड्यूक कहता है कि डचेस की जो चित्र, जो डचेस का जो चित्र है उसमें उसकी जो पूरा जो उसकी शॉल है या जो भी उसकी ड्रेस है वो उसकी पूरी रिस्ट को कवर कर रही है। तो सिर्फ एक टिप्पणी की गई है उसकी वस्त्रों पे कि किस तरह जो उसकी वस्त्र है उसकी रिस्ट को कवर कर रहे हैं। एंड पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। तो ड्यूक कहता है कि डचेस के चेहरे पे और जो गर्दन पे पर जो लालिमा छा रही है, जो कोमल प्राकृतिक लालिमा जो छाई हुई है, वो लालिमा जो है पेंट भी नहीं शो कर सकता, यानी कोई भी चित्र ऐसा नहीं है जो उसकी नेचुरल ब्यूटी को पूरी तरह शो कर पाए। तो ड्यूक का कहना है पेंट मस्ट नेवर होप, पेंट हम चित्र से, पेंट से, कला से ये होप नहीं कर सकते कि वो नेचुरल जितनी सुंदरता भर भर के डचेस में थी वो दिखा पाए पूरी तरह, उसमें पेंट में इतनी क्षमता नहीं है, चित्र में इतनी क्षमता नहीं होती, ड्राइंग में इतनी क्षमता नहीं होती। क्यों? कि वो जो डचेस है उसकी कोमल प्राकृतिक सुंदरता जो है उसको पूरी तरह दिखा सके, उसकी गर्दन पे छाई हुई लालिमा, गालों पे छाई हुई लालिमा हल्की हल्की उसको दिखा सके पूरी तरह, इतनी क्षमता चित्र में नहीं होती। सो अलोंग दैट डाइस अलोंग हर थ्रॉट, तो ये पूरी बात वो कहना चाहता है कि उसकी गर्दन पे, थ्रॉट पे छाई हुई लालिमा हल्की हल्की सी, उसकी गालों पे छाई हुई कोमलता लालिमा वो पूरी तरीके से नहीं दिख सकती किसी भी तरीके की पेंटिंग के अंदर। Such stuff was courtesy, she thought, and enough cause enough for calling up that spot of joy. So such stuff का मतलब है कि जो डचेस है वो बिलीव करती थी, क्या बिलीव करती थी? वो बिलीव करती थी कि जो कर्टसी है, यानी कि जो ऑर्डिनरी पोलाइटनेस है लोगों की, कर्टेसी यानी जो ऑर्डिनरी नॉर्मली जो पोलाइटनेस है लोगों की, वो बिलीव करती थी कि वो भी इनफ रीजन है उसके लिए खुश होने का, मतलब इम्प्रेस होने का किसी से। तो कोई भी नॉर्मली उससे पोलाइटनेस से बात करता था या फिर कर्टेसी से बात करता था ऑर्डिनरी, तो भी वो इतनी खुश हो जाती थी, वो उसके लिए वो भी बहुत रीजन था, एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग दैट स्पॉट ऑफ जॉय, यानी कि वो भी इनफ रीजन था उसके लिए क्या करने का, हैप्पी होने का, ब्लश करने का, खुश होने का, ये भी उसको रीजन लगता था कि कोई उससे पोलाइटनेस से बात करता था। सो छोटी छोटी विनम्र बातों को भी वो क्या करती थी, वो खुश होने का पर्याप्त कारण मानती थी। ऐसी छोटी छोटी विनम्र बातें उसको खुश कर देती थी, उसको पर्याप्त लगता था कि ये भी बहुत मुझे खुशी दे रहा। ठीक है, किसी के भी अच्छे व्यवहार को भी या फिर उसके किसी के भी सम्मानजनक शब्दों को, मतलब इज्जत से कोई उसको सम्मानजनक शब्दों को भी वो क्या मानती थी, इनफ रीजन मानती थी खुश होने का। She had a heart, how shall I say?
टू सून मेड ग्लैड, टू सून इजिली इम्प्रेस्ड। तो मतलब उसका दिल कैसा था, डचेस का जो हृदय था ना वो इतना ज्यादा सरल था। शी हैड अ हार्ट, ऐसा हार्ट था, मैं क्या बताऊं, जो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। तो उसका हृदय कैसा था, हाउ शैल आई से, कैसे बताऊं तुम्हें, कि वह बहुत जल्दी खुश हो जाती थी और दूसरों के अच्छे व्यवहार से इजीली क्या हो जाती थी, इम्प्रेस्ड हो जाती थी। तो दूसरों के अच्छे व्यवहार से वो इजीली इम्प्रेस्ड हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, तो वो जिस भी चीज पे उसकी नजर पड़ती थी, शी लाइक्ड वॉट एवर, यानी जिस भी चीज पे उसकी नजर पड़ती थी, चाहे वो फूल हो पत्ते हो, वो उसको देख के ही स्माइल करने लगती थी, खुश हो जाती थी। सो शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो भी वो देखती थी उससे वो खुशी हासिल कर लेती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो नजरें हैं वो चारों तरफ घूमती रहती थी और वो चारों तरफ चीजों को देखती थी, और जो भी चीजें उसको अच्छी लगती थी उसको देख के वो स्माइल स्माइल करने लगती थी, खुश हो जाती थी बहुत ज्यादा। तो ये चीज जो है ना, यही चीज जो है ना डच उसको ड्यूक को खलती थी, कि यार ये फूलों को देख के, पत्तों को देख के, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई पोलाइटनेस से बोल रहा है, कोई उसके लिए छोटा सा गिफ्ट ला रहा है, सबको सबसे ऐसी हंस हंस के बातें करती है, खुश होती है। तो इसके लिए तो मेरी कोई अलग इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि ये मेरी चीजों को वैल्यू करे या मेरी चीजों से ही खुश हो या फिर मेरे साथ ही ज्यादा खुश रहे, तो इसके अंदर ये चीज है ही नहीं। तो मेरे को ये नहीं पसंद कि हर एक से हंस हंस के बातें करे, हर एक की गिफ्ट को पसंद करे और हर चीज को देख के खुश हो जाए। तो ही डज नॉट लाइक दैट, उसको ये चीज नहीं पसंद, उसको लगता था मेरे साथ ही खुश रहे, मेरी चीजों को देख के खुश हो, मेरे गिफ्ट ही पसंद करे सिर्फ। सर इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, तो उसके लिए सब एक जैसा था, सब चीजें एक जैसी थी, हर चीज को देख के विनम्रता, हर चीज को देख के खुशी, हर चीज को देख के पसंद था। तो ड्यूक को ये पसंद नहीं था कि वो हर चीज को देख के खुश हो जा रही है, हर चीज से उसके लिए एवरीथिंग वॉज वन, हर चीज बराबर थी, हर चीज जो है उसको खुशी देती थी। सो शी स्माइल्ड काइंडली एंड लुक्ड वार्मली एट एवरीवन, वो स्माइल करती थी काइंडली, लुक करती थी हर एक के साथ, एवरीवन। शी डिड नॉट रिजर्व, उसने रिजर्व नहीं की थी, शी डिड नॉट रिजर्व हर अटेंशन ओनली फॉर द ड्यूक, उसने अपनी रिजर्व नहीं की अटेंशन किसके लिए, ड्यूक के लिए, जो बात ड्यूक को खलती थी। ड्यूक कहता था कि डचेस के लिए सब लोग, इट वॉज ऑल वन, डचेस के लिए सब लोग एक समान है, वह किसी को भी कोई विशेष भेदभाव से नहीं देखती, और वो उसको पसंद नहीं था, उसके लिए सब एक जैसे थे, वो उसको भी कोई अलग तरीके से देखती थी कि मेरा पति है तो उसको अलग इंपॉर्टेंस दूं, वो सबको खुश, सबके साथ खुश रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, हंसती रहती थी। अब कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं कि मेरी वाइफ है, जो भी घर में आता है अच्छे से अटेंड करती है, ये करती है, पर उसको ये नहीं पसंद था, वो बहुत प्रोजेसिव नेचर का था, जेलस नेचर का था, डोमिनेटिंग था, पेट्राइकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। Next line, my favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries some officious fool broke in the, तो उसका उसने एक फेवर किया था उसकी ब्रेस्ट पे, मतलब उसने एक चीज गिफ्ट की थी। जो ड्यूक था, इट इज रेफर्स, ही इज रेफरिंग, इधर जो ड्रॉपिंग, ये जो बात बोल रहा है कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रोबेबली अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट ड्यूक गेव हर, ड्यूक ने उसको दी थी टू वियर ऑन द चेस्ट, उसको अपनी चेस्ट पे वियर करे, उसको एक ऐसी ज्वेलरी, एक नेकलेस पीस दिया था, पीस ऑफ ज्वेलरी दी थी, किसको दी थी, डचेस को। ठीक है, ही इज अपसेट, पर वो अब अपसेट है बिकॉज शी वैल्यूड हर गिफ्ट नो मोर, क्योंकि उसको इतने महंगे महंगे कीमती गिफ्टों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो सोच रहा है कि मैंने उसको इतना दिल से गिफ्ट दिया, बट वो वैल्यू नहीं कर रही, बिकॉज द स्मॉल काइंडनेस और द स्मॉल गिफ्ट्स उसको इतने वैल्यू कर रहे थे। कौन सा स्मॉल गिफ्ट, एक किसी डचेस ने जो है किसका गिफ्ट ली, शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम द, एक पर्सन से उसने, फुलिश पर्सन, इधर लिख रहा है ना ऑफिशियस फूल, यानी कि मूर्ख व्यक्ति से उसने बगीचे में से क्या रिसीव किया था, एक मूर्ख व्यक्ति से उसने चेरी के पेड़ की एक टहनी रिसीव की थी, मतलब ड्यूक के नजरों में वो मूर्ख था, तो ड्यूक कहते हैं कि एक मूर्ख सा व्यक्ति आया बगीचे में और उसने एक चेरी की टहनी तोड़ी और वो डचेस को गिफ्ट की, और वो इतना छोटा सा जो गिफ्ट था वो मेड हर सो हैप्पी, उस छोटे से गिफ्ट ने उसको इतना खुश कर दिया, और मेरा इतना महंगा
ज्वेलरी का गिफ्ट भी उसको नहीं पसंद आया, मतलब उसको भी वो वैल्यू नहीं कर रही, तो छोटी छोटी चीजों को कितनी वैल्यू करती है वो, ठीक है। सो व्हाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, all and each would draw from her alike the approving speech. So the white mule मतलब कि सफेद घोड़ा, यानी कि वो क्या करती थी, घुड़सवारी करती थी। कहाँ पे, महल की छत पर करती थी, या फिर कहाँ करती थी, महल की छत पे या फिर बगीचे के आसपास वो घुड़सवारी करती थी। एंड शी रोड राउंड द टेरिस, all and each would draw from her alike the province. Everyone she met received the same kind and friendly behavior from her. जितने भी लोग उससे मिलते थे उनके साथ वो सेम काइंड बिहेवियर करती थी, फ्रेंडली बिहेवियर करती थी, वैसे ही हंस हंस के बातें करती थी हर एक के साथ। एंड शी डिड नॉट ट्रीट एनीवन डिफरेंटली और मोर और लेस, किसी को भी डिफरेंटली ट्रीट नहीं करती थी, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट नहीं, सबके साथ ही वैसे हंस हंस के बातें करती थी। अलाइक अप्रूविंग स्पीच ब्लश, मतलब सबसे बात करके उसके मुंह पे क्या आती थी, ब्लश आता था, स्माइल आ जाती थी, सबसे बात करके सब लोगों से खुशी से बात करती थी। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माय गिफ्ट। तो कहती थी शी थैंक्ड मैन, यानी कि हर व्यक्ति को उसकी ओर से प्रशंसा, थैंक यू रिसीव होता था, प्रशंसा रिसीव होती थी, या फिर स्माइल तो कम से कम रिसीव होती थी। एज इफ शी रैंक्ड माय गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स, मतलब वो कहता है कि जो ड्यूक है वो कहता है कि इट वॉज फाइन फॉर द डचेस, उसके लिए बिल्कुल फाइन था, उसके लिए बिल्कुल ये नॉर्मल बात थी कि हर एक को थैंक करना, हर थैंक पीपल फॉर देयर काइंडनेस, हर एक व्यक्ति को उसकी काइंडनेस के लिए रिवॉर्ड देना, थैंक करना। सो बट थैंक समहाउ, सबको थैंक करती थी। हाउएवर द वे शी थैंक द पीपल, जैसे वो लोगों को थैंक करती थी, जैसे वो लोगों से हंस हंस के मिलती थी, दैट अनॉयड द ड्यूक, वो अनॉय करता था, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता था ड्यूक को। क्यों, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली वाई, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ड्यूक की उसको क्यों इतना गुस्सा आता था डचेस के ऊपर, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ही शोड द सेम बिहेवियर विद एवरीवन, वो शो करती थी सेम वार्म सेम बिहेवियर विद एवरीवन। ड्यूक का मानना था कि उससे विवाह करके, ड्यूक ये मानता था, ड्यूक ये बिलीव करता था, क्या बिलीव करता था कि उससे जो डचेस से है ना, उसने विवाह किया है तो डचेस को उसने प्रतिष्ठा दी है, एक प्रतिष्ठा दी अपनी 900 साल पुरानी, ठीक है। सो इधर लिखा है ना 900 ईयर्स ओल्ड नेम, अपने अपने पूरी जो है उसके 900 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार का उसको नाम दिया है, अपने 900 साल पुराने परिवार का नाम दिया उसने डचेस को, डचेस से शादी करके। और जो बहुत ही बड़ा सम्मान का विषय है और अनमोल उपहार है, बट डचेस क्या कर रही है, उसको नाम को खराब कर रही है, हर एक से हंस के बातें करके, फ्रेंडली बिहेवियर करके उस नाम को वो खराब कर रही है, ठीक है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, हु वुड स्टूप टू ब्लेम, मतलब वो कहता है कि ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कौन जो है, कौन अपने सम्मान को कम करना चाहेगा, यानी कि ड्यूक कहता है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, कि हंस हंस के लोगों से बात करना, लोगों से उपहार रिसीव करना खुश हो के, तो ये छोटी छोटी बातों के लिए अगर मैं डचेस को टोकूं तो मेरा सम्मान कम होगा, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे शिकायत उससे करनी पड़े तो ये तो मेरे सम्मान की तौहीन है, कि मेरा सम्मान इसमें कम होगा, उसको खुद ये चीजें समझनी चाहिए, तो मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा। स्टूप मतलब क्या होता है, स्टूप मतलब होता है बेटा, स्टूप मतलब कि हु विल गो बीनीथ और एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि कौन स्टूप करेगा, यानी हु विल गो बीनीथ मतलब कौन नीचे गिर के अपने सम्मान को कम करके बीनीथ जाके एक्सप्लेन करेगा या शिकायत करेगा डचेस से कि तुम गलत कर रही हो, हु विल गो बीनीथ टू एक्सप्लेन हर, ठीक है। टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मतलब कि उसके लिए छोटी छोटी जो बातें हैं जो वो कर रही थी डचेस, वो क्या थी, बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गई थी, ट्रिफलिंग थी, सॉर्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो वो काम कर रही थी डचेस, वो राजा के लिए, ड्यूक के लिए क्या था, ट्रिफलिंग था, यानी छोटी छोटी बातें उसके लिए परेशानी का, प्रॉब्लम का, उसकी प्रॉब्लम का कारण बन रही थी, उसकी टेंशन का कारण बन रही थी, किसकी, ड्यूक की। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट,
वो कह रहा है कि वह दावा करता है कि उसके पास अगर विचारों को अच्छी तरह प्रकट करने की स्किल भी होती, मतलब वो कह रहा है कि इफ आई हैड दैट स्किल ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच बोलने की उसके पास स्किल भी होती, तब भी वो ये बात नीचे गिर के अपने सम्मान से कभी भी नहीं करता डचिस से कि डचिस तुम हंस रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम लोगों के साथ खिलखिला खिला के ओवर वो रही हो एंगेज। तो ये तरीके की बातें वो कभी भी नहीं करता डचिस से। अगर वो इफ ही हैड गुड स्किल, अगर उसके पास बातें करने की समझा बातों को समझाने की अच्छी कला भी होती, तब भी वो नीचे गिर के ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है, विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्रिएट अ परफेक्ट इमेज, यानी कि डचिस को पूरी तरह समझा सकता, तब भी वह ऐसी बातें करने के लिए राजी नहीं होता। So quite clear to such an one and say this, just this or that in you discuss me. So quite clearly जो है कभी भी क्लियरली नहीं बताया ड्यूक ने किसको, डचिस को, कि मुझे तुम में ये चाहिए, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है, ऐसे बिहेव करो, ऐसे मत करो। तो उसने क्लियरली ही वुड नेवर एग्जैक्टली ही नेवर एग्जैक्टली टोल्ड, उसने एग्जैक्टली कभी भी नहीं बताया किसको, डचिस को कभी भी नहीं बताया कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है और तुममें ये कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, और दैट इन यू डिस्कस मी, यानी कि he remained silent and he never said that this habit or this behavior in you has to be changed. उसने कभी हमेशा साइलेंट रहा, उसने कभी भी नहीं बताया कि तुम में ये बिहेवियर या तुम्हारी ये हैबिट जो है मुझे क्या करती है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है या मुझे अच्छी नहीं लगती। उसने कभी क्लियरली नहीं बोला ये सब, ठीक है, कि उसको डिस्प्लीज करती है ये सब चीजें। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। सो ड्यूक जो है ये सोचता था कि मैं कहीं गलती से ये ना हो कि मेरे से क्या कहते हैं मैं उसको ये सब बोलूं और मैं इतना कठोर हो जाऊं बोलते टाइम, तो इसलिए कि मेरा सम्मान ही खो जाए, तो वो ये नहीं चाहता था। तो एक्सीड मतलब वो कह रहा है मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलता था उसको कि ड्यूक सेज दैट ही माइट गो टू फार। उसको लगता था कि मैं एक्सीड द मार्क मींस उसको लगता था मैं टू फार ना चला जाऊं, यानी कि ज्यादा कठोर बातें ना कह दूं, और से मोर देन, और मैं उससे ज्यादा ना कह दूं जो इंटेंडेड है, यानी कि जो मैं कहना चाहता हूँ उससे ज्यादा कुछ ना कह दूं। मोर देन इंटेंडेड, बातों से ज्यादा मैं कुछ कह ना दूं कहीं, मुझे ऐसा लगता है। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, यानी कि अगर उसने अपने आप को लेसन कर लिया होता, अपने आप को सुधार कर लिया होता, अपने आप को थोड़ा लिमिट कर लिया होता, तो शायद आज ऐसा ना होता। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, विट मतलब होता है इंटेलिजेंस, कि वो सोचती थी कि मैं भी उतनी इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं रानी हूँ, तो तुम राजा के बराबर मैं भी हूँ। तो विट यानी इंटेलिजेंस, की अपनी इंटेलिजेंस को राजा के बराबर ना सोच। एंड मेड एक्सक्यूज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो एंड मेड एक्सक्यूज, अगर उससे वो क्या कहते हैं अपनी गलती की मेरे आगे क्षमा मांग लेती, एक्सक्यूज मांग भी लेती, क्या कहते हैं मेरे को मतलब कहते हैं अपनी गलती की क्षमा मांग भी लेती मेरे से, तब भी क्या कहते हैं देन इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब भी मुझे झुकना मंजूर नहीं था, तब भी मुझे झुकना मंजूर नहीं था, उसकी क्षमा मांगने पे भी मैं उसको माफ़ नहीं करता। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, क्योंकि मैंने कभी झुकना सीखा ही नहीं। ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without. So ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट, तो वो कह रहा है कि वो इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब भी मैं उसके पास रहता था वो स्माइल करती रहती थी। हाँ, जब भी मैं वहाँ रहता था वो स्माइल पास करती रहती थी, ये बिल्कुल सच बात है। बट हु पास्ड विदाउट, पर वो तो हर एक के आगे ही ऐसी स्माइल पास करती थी, जो भी उसके पास से गुजरता था। हु पास्ड, जो भी उसके पास से गुजरता था सबको ही ऐसी स्माइल देती थी, कोई ऐसा बंदा नहीं रह जाता था जो उसके पास से गुजरे और उसको वो ऐसी स्माइल ना दे। तो शी गिव दैट काइंड ऑफ स्माइल टू एवरीवन। चलते हैं आगे। मच द सेम स्माइल दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स, तो उसकी ये जो हंसी थी वो बढ़ती जा रही थी, ग्रीव करती जा रही थी, मतलब वो ऐसे खिलखिला के हंसती जा रही थी और ज़्यादा उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। आई गेव कमांड्स, और आखिर में मैंने फिर कमांड दे ही दी। क्या कमांड दे दी? देन ऑल स्माइल स्टॉप, मैंने उसको
मारने की, मतलब मृत्यु दंड उसको मैंने दे दिया। एंड देन ऑल द स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसके बाद सारी उसकी हंसियां रुक गई। देयर शी स्टैंड्स, और देखो अब वो वहां पोर्ट्रेट के अंदर लटकी पड़ी है, एज इफ अलाइव, और लग रहा है मानो जिंदा हो। विल नॉट प्लीज यू राइज, क्या आप तुम प्लीज खड़े हो जाओगे? अगर तुमने सब समझ लिया, सब देख लिया, तो प्लीज अब राइज यानी खड़े हो जाओ। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट, हम नीचे चलते हैं और जो लोग नीचे कंपनी यानी कि जो पीपल नीचे बैठे हैं पार्टी में, अदर पीपल हैं, उनसे नीचे चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो चलिए अब राइज करें, खड़े हो जाइए और चलो हम नीचे उठ के चलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आई रिपीट, यानी कि मैं ये बात रिपीट करूंगा। देन द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, यानी कि मैं वैसे जानता हूँ, मतलब कि सब जानते हैं। द काउंट ऑफ योर मास्टर, यानी कि जो तुम्हारे मालिक है, जिसका तुम, जहाँ से तुम आए हो, उसके बारे में सब जानते हैं। तुम्हारे मास्टर के बारे में जानते हैं कि उसका दिल बहुत उदार है, वो बहुत बड़े हृदय का व्यक्ति है, म्यूनिफिसियंस है। बट इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, यानी कि पर मैं एक बात की चेतावनी दे रहा हूँ कि कोई भी वो ना हो, बहानेबाजी नहीं होगी। किस चीज में? आगे जानते हैं। के लिए वो कह रहा था ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, वो कह रहा था कि जो निश्चित डाउरी, जो निश्चित दहेज मेरी हैसियत के हिसाब से है, वो आप मना मत करवाना, वो मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रतिष्ठा का, मेरी मतलब इज्जत का सवाल है कि मतलब जो निश्चित मतलब होता है ना, मेरी सोसाइटी के हिसाब से मुझे दहेज मिलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है दो हिज फेयर डॉटर से, वैसे मेरा मकसद तो बेटी से शादी करना ही है उनकी, पर मेरी प्रतिष्ठा के हिसाब से मुझे दहेज भी मिलना चाहिए। एज आई ओड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मकसद तो मेरा बेटी से शादी करना ही है, फेयर डॉटर से शादी करना, पर मेरी हैसियत, मेरी उसके हिसाब से, मेरे शान शौकत के हिसाब से दहेज भी वैसा ही मिलना चाहिए, उसके लिए आप मना मत करना। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, चलो हम सब दोनों अब चलते हैं नीचे, डाउन चलते हैं, नीचे उतरते हैं और चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। लास्ट में वो कहता है विजिटर को इशारे में, सर नोटिस दिस, क्या नोटिस करो, ये नेपच्यून गॉड देखो, ये सी के देवता हैं, सी के देवता हैं। ये क्या करते हैं? घोड़े पे हॉर्स, सी हॉर्स पे सवार हैं, घोड़े पे, समुद्री घोड़े पे सवार हैं, और कैसे घोड़े को कंट्रोल में इन्होंने किया हुआ है नेपच्यून गॉड ने। ठीक है, दो और रियलिटी, ये बिल्कुल इतनी थॉट रियलिटी, मतलब कि इतनी सुंदर जो प्रतिमा है, ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। बिल्कुल जो चित्र बना रखा है बहुत दुर्लभ है, बिल्कुल मूर्ति है, बहुत दुर्लभ मूर्ति है। ठीक है, विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसको किसने बनाया? क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने बनाया है। किसके लिए? मेरे लिए कास्ट किया है। किसमें? कांसे में, ब्रॉन्ज मेटल में मेरे लिए बना के उन्होंने भेजा है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि उसको बता देना, मतलब कि जिसका तुम रिश्ता लाए हो उनको बता देना कि मैं इसी तरह, जिस तरह जो नेपच्यून गॉड है वो सी हॉर्स को कंट्रोल में रखते हैं, वैसे ही मेरा कंट्रोल पूरा रहता है अपने पूरे एम्पायर पे, अपने लोगों पे, अपनी रानी पे मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा। ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन है माई लास्ट डचेस वॉज पब्लिश्ड इन, माई लास्ट डचेस जो है ये वर्क पब्लिश हुआ था किस ईयर में? सो इट वॉज, माई लास्ट डचेस वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, माई लास्ट डचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माई लास्ट डचेस जो है एक बेहतरीन प्रस्तुति है, एग्जाम्पल है किसका? सोनेट का, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, एपिक का या एलिजी का? सो इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्पीकर ऑफ द पोम इज, स्पीकर जो पोम के हैं वो कौन है? इट इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा, ड्यूक ऑफ फेरेरा है जिनकी रानी को वो मरवा देते हैं, और उसी के ऊपर पूरी ये जो है पोम जो है लिखी गई है, तो इट इज ड्यूक ऑफ फेरेरा। नेक्स्ट, द ड्रामेटिक सिचुएशन ऑफ द पोम रिवॉल्व्स अराउंड, जो ड्रामेटिक पूरी सिचुएशन है पोम की, जो पूरा ड्रामा हो रहा है पोम का, वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अ फ्यूनरल सेरेमनी, अ मैरिज प्रपोजल, नेगोशिएशन, अ पॉलिटिकल डिबेट और अ वार एक्सपीडिशन। सो अ मैरिज प्रपोजल, जो विजिटर है वो मैरिज प्रपोजल लेके आया है राजा के लिए, ड्यूक ऑफ फेरेरा के लिए, और उसी के अराउंड पूरी कहानी, पूरी जो ये पोम है घूम रही है। द ड्यूक शोज द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, जो ड्यूक है वो शो करता है क्या? पोर्ट्रेट किसका? डचेस का पोर्ट्रेट। किसको शो करता है?
टू हिज सर्वेंट, टू हिज लॉयर एंड एनवॉय ऑफ अकाउंट और हिज फ्रेंड। तो ड्यूक जो राजा है वो शो करता है पोर्ट्रेट, किसका पोर्ट्रेट? डचीज का पोर्ट्रेट। किसको शो करता है? टू द एनवॉय ऑफ अ काउंट, ठीक है, यानी कि दूत, एक दूत जो कि क्या लेके आया है? शादी का प्रस्ताव लेके आया है, किसके लिए? राजा के लिए। नेक्स्ट, हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ द डचीज? पोर्ट्रेट ऑफ डचीज, जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था दीवार पे, वो कौन पेंट करता है डचीज का? इट इज फ्रा पेंडलॉफ। फ्रा पेंडलॉफ नाम का पेंटर होता है जो पेंट करता है। नंबर 7, द लाइन दैट्स माई लास्ट डचीज पेंटेड ऑन द वॉल इलस्ट्रेट्स द एटीट्यूड ऑफ, ये इलस्ट्रेट करता है किस चीज को? कंपैशन को, जेलसी को, पोजेसिवनेस को या सिंपथी को। तो इट इलस्ट्रेट्स द पोजेसिवनेस को इलस्ट्रेट करता है, बताता है कि देखिए ये मेरी आखिरी रानी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करता है रानियों को, मतलब कि सिर्फ रानी पे उसका ही हक है। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन द लाइन टू सून मेड ग्लैड टू बी इम्प्रेस्ड? तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज की गई है? ठीक है, टू सून मेड ग्लैड टू इम्प्रेस्ड, तो इसमें यूज की गई है बेटा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, बिकॉज टू सून मेड टू ग्लैड, टी की बार बार रेपिटेशन हो रही है, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज्ड है। द पोम इज रिटन प्राइमरली इन, जो पोम है ये लिखी गई है प्राइमरली किस में? कपलेट्स में लिखी गई है, जैसे ए बी बी सी कपलेट्स में लिखी गई है। ऑल्दो रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स में लिखे होने के बावजूद द पोएम अचीव्स अ कॉन्वर्सेशनल टोन थ्रू द यूज ऑफ, पोएम अचीव करती है क्या? कॉन्वर्सेशनल टोन कि मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है पोम के अंदर, ऐसा फील होगा आपको कि दो लोग बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ, किसके यूज के थ्रू? एंजाममेंट के थ्रू, ठीक है, एंजाममेंट के थ्रू। क्योंकि एंजाममेंट क्या होता है? जैसे एक बात चल रही है तो वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी लाइन, कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा, कोई कॉमा नहीं लगेगा, तो एंजाममेंट का मतलब है कि बात जो है आगे चलती जा रही है बिना खत्म हुए। What does the statement I gave commands then all smiles stopped together? मैंने कमांड दी, मैंने बोला और सारी सबकी हंसी, उसकी जो हंसी थी वो हमेशा के लिए रुक गई। तो उसने क्या कमांड दी? द ड्यूक अरेंज हर डेथ, ड्यूक ने उसको मारने की, उसको सेंटेंस टू डेथ की कमांड दी। नेक्स्ट, विच थीम इज मोस्ट सेंट्रल टू द पोम? इनमें से कौन सा थीम है जो सेंट्रल थीम है पोम का? पेट्रोइटिज्म है, रिलीजियस डिवोशन है, पावर एंड कंट्रोल है, या नेचर एंड ब्यूटी है? तो इसका मेन थीम है पावर एंड कंट्रोल, कंट्रोल करना अपनी रानियों पे। तो द ड्यूक्स करेक्टर इज रिवील्ड मेनली थ्रू, जो राजा है ड्यूक है उसका करेक्टर मेनली रिवील्ड हो रहा है, किसके थ्रू रिवील्ड हो रहा है? किसके थ्रू दिखाई दे रहा है? नरेटर के कमेंट्स के थ्रू, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बाय द पोर्ट, हिज ओन स्पीच एंड एक्शंस एंड या फिर डचेस के डायलॉग्स के थ्रू। तो बताइए ड्यूक का करेक्टर कैसे रिवील हो रहा है? सो द ड्यूक्स करेक्टर इज रिवील्ड थ्रू हिज ओन स्पीच एंड एक्शंस, क्योंकि जो स्पीकर है वो ड्यूक खुद है, इसलिए उसकी खुद की स्पीच के थ्रू और एक्शंस के थ्रू पूरा जो है रिवील हो रहा है, ठीक, उसका करेक्टर। नेक्स्ट, द फाइनल इमेज ऑफ नेपच्यून टेमिंग अ हॉर्स, सी हॉर्स, एक जो फाइनल पिक्चर है, फोटो है, जिसमें एक नेपच्यून यानी कि जो सी गॉड है वो टेम कर रहे हैं हॉर्स को, तो वो पिक्चर क्या सिंबलाइज करती है? द ड्यूक्स डिजायर फॉर डोमिनेशन एंड कंट्रोल, कि कैसे ड्यूक जो है वो भी घोड़े की तरह अपनी मतलब सब रानियों को, मतलब सब चीज़ों को अपनी कंट्रोल करना चाहता है। सो विच फेमस क्रिटिकल कंसेप्ट इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन माई लास्ट डचेस? कौन सा फेमस क्रिटिकल कंसेप्ट है वो बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड हुआ है किसमें? माई लास्ट डचेस में। सो विच फेमस क्रिटिकल कंसेप्ट? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवनेस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, द ड्रामेटिक मोनोलॉग, रिवीलिंग द स्पीकर साइकोलॉजी और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज सी, द ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवील हो रहा है इसके अंदर
क्या दिखा रहा है, साइकोलॉजी दिखा रहा है किसकी, ड्यूक की, कि उसकी कितनी संकीर्ण सोच है, कितनी जेलसी है उसके अंदर, कितनी कंट्रोलिंग पावर है, सारी नेगेटिव उसके अंदर चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो उसकी दिखा रहा है। यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा आज का सेशन।